हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेशियो एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्वेश्चन आपको आता ही आता है, आपके प्रोजेक्ट वर्क में भी आता ही आता है, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। व्हाट मीन बाय द रेशियो एनालिसिस, क्या होता है रेशियो एनालिसिस, ये जानेंगे। और कितनी टाइप की रेशियोज हमारे सिलेबस में है, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द रेशियो एनालिसिस। सबसे पहले इस वर्ड के ऊपर आ जाते हैं भाई कि रेशियो एनालिसिस का क्या मीनिंग होता है। पहले तो यही जान लेते हैं कि रेशियो एनालिसिस कहा किसे गया है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि रेशियो एनालिसिस किसे कहा गया है भाई। रेशियो बेसिकली दिस इज द अर्थमेटिकल रिलेशनशिप। मैंने कहा कि अर्थमेटिकल रिलेशन माने कि न्यूमरिक रिलेशनशिप। न्यूमरिक रिलेशनशिप ऑफ व्हाट? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं सर जी? हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। किसके बारे में बात हो रही है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की, हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो दिस इज अ व्हाट? रेशियो एनालिसिस क्या है? रेशियो एनालिसिस इज अ टूल। दिस इज द टूल, टूल टू मेजर, टूल टूल टू मेजर व्हाट? फाइनेंशियल विएबिलिटी। बिजनेस की फाइनेंशियल विएबिलिटी। सर ये नया वर्ड कहां से आया? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। फाइनेंशियल विएबिलिटी। भाई विएबिलिटी होता है योग्यता, किसी की योग्यता को जांचना। तो रेशियो एनालिसिस इज अ टूल टू एनालाइज द फाइनेंशियल विएबिलिटी ऑफ फर्म। फर्म की फाइनेंशियल विएबिलिटी, जिसे आप फाइनेंशियल एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानते हैं, सॉल्वेंसी के बारे में जानते हैं, इसी सबको फाइनेंशियल विएबिलिटी एक वर्ड दे दिया गया। तो आगे जैसे मैं बात करता हूं, डिस्कस करते हैं व्हाट इज दी। अब एक्चुअल मीनिंग जान लेते हैं कि क्या है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ व्हाट? वेरियस एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। कौन सी वेरियस एस्पेक्ट के बारे में बात हो रही है सर? हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट, हम बात कर रहे हैं वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भाई इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में डिस्कस कर लिया कि बैलेंस शीट में क्या आता है सर? एसेट आते हैं, लायबिलिटीज आते हैं। स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है? सारे के सारे रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, परचेज, अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, मतलब जो भी उसके कंटेंट है सारे, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसे हम अर्थमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। अर्थमेटिक मतलब न्यूमरिक वाइज। सर 2:1 है या परसेंटेज है ना, या फिर हमने बोल दिया फ्रैक्शन है या टाइम है। सर ये क्या है? यही है अर्थमेटिकल रिलेशनशिप। हम वेरियस एस्पेक्ट को या तो किस में दिखाएंगे? हम दिखाएंगे वेरियस एस्पेक्ट को या तो हम दिखाएंगे परसेंटेज में। हम कैसे रेशियो एनालिसिस को प्रेजेंट करते हैं? रेशियो रिलेशनशिप को हम प्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में। नंबर 1, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है हाउ वी रिप्रेजेंट आवर रेशियोज। तो नंबर 1 परसेंटेज में, या फिर हम बोलते हैं प्योर, प्योर रेशियो या सिंपल रेशियो या एब्सोल्यूट रेशियो। एब्सोल्यूट बोल देते हैं, जैसे कहने लगे 2:1, 3:1, 5:2। दिस इज द एब्सोल्यूट फॉर्म। तो पहला क्या निकल कर आया? परसेंटेज निकल कर आ गया। फिर प्योर फॉर्म में भी हम रेशियो को दिखा सकते हैं, और फिर किस में दिखा सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ द टाइम, टाइम्स में दिखा सकते हैं। 3 टाइम, 2 टाइम, 6 टाइम। फिर हम और कैसे दिखा सकते हैं? हम फ्रैक्शन में दिखा सकते। तो कहने का मतलब रेशियो को 4 प्रकार से दर्शाया जाता है, जैसा कि परसेंटेज में, प्योर एंड सिंपल, एंड टाइम, एंड फ्रैक्शन।
ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि एक तो मीनिंग ऑफ द रेशियो, एक मुझे पता लग गया भाई कि कैसे रेशियो को दिखाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ द रेशियो, द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, टाइप्स ऑफ द रेशियो। कितने टाइप की रेशियो हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अपनी भाषा में बताता हूं इसे कि कितने टाइप की रेशियोज होती हैं। भाई आपको इतनी सी बात समझनी है कि दो टाइप की रेशियो होगी। सर दो टाइप की, हमें तो बुक्स में बहुत सारे टाइप की रेशियो दे रखी है। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की, हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस की। तो रेशियो भी कितनी हो गई सर, दो प्रकार की रेशियो निकल कर आई। एक तो बैलेंस शीट वाली रेशियो, दूसरी बैलेंस शीट के अलावा रह गई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाली रेशियो। तो दो प्रकार की रेशियो निकल कर आ गई मेरे पास, एक बैलेंस शीट रेशियो और दूसरी निकल कर आ गई स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसी को स्प्लिट कर दिया, इसी को डिवाइड कर दिया, और क्या बोलता है, इसी को डिवाइड करके बोल देता है लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो हम अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं। ये जो दोनों की ही रेशियो है, ये बैलेंस शीट की रेशियो है, मतलब जिसको बैलेंस शीट की समझ है, ये दोनों ही पॉइंट हो जाएंगे। मैं आपको अगले लेक्चर में बैलेंस शीट बाय द सॉल्वेंसी रेशियो सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। सिर्फ और सिर्फ मात्र केवल आप अगर बैलेंस शीट समझ लेंगे, बैलेंस शीट समझ में आ गई, सर यही तो जालिम समझ नहीं आती है, कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में इसी का ही चुम्मा लेंगे। बैलेंस शीट आपको देखते हैं कैसे समझ नहीं आती, आप तो कहोगे हाँ समझ आ गई। तो बैलेंस शीट के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जब हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिक्विडिटी रेशियो के बारे में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया आपको लिक्विडिटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो, ये दोनों ही रेशियो बैलेंस शीट रेशियो है। तो सर ये दोनों रेशियो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ये प्योर रेशियो हो गई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। सर ये टर्नओवर, अब आपको इतना तो पता ही है कि एक आइटम बीच वाली तो होती ही होती है। क्या बीच वाली आइटम होती है, ऐसे समझिए जैसे मैंने बताया कि हर जैसे कि मेल फीमेल और वो, ऐसे ही टर्नओवर रेशियो कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। कहने का मतलब कुछ पोर्शन हम बैलेंस शीट से लेंगे और कुछ पोर्शन हम प्रॉफिट एंड लॉस से लेंगे, तो ये बीच वाली रेशियो निकल कर आ जाएगी टर्नओवर रेशियो। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, हमें देखते हैं क्या समझ आया। अब हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताता हूं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। उससे पहले भाई मैंने आपको बताया मीनिंग ऑफ द रेशियो एट फर्स्ट, व्हाट मीन्ड बाय द रेशियो, मीनिंग दिस इज द अर्थमेटिकल रिलेशन। तो मुझे पता लगा कि अर्थमेटिकल न्यूमरिक जिसे बोलते हैं, न्यूमरिक रिलेशनशिप, न्यूमरिक रिलेशनशिप ऑफ व्हाट, अभी बताया बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है जी। फिर मैंने बताया आपको कि रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से हम कवर कर लेंगे डेफिनेशन में। तो रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 4 तरीके बताए। नंबर 1 तरीका मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट फॉर्म हो सकता है, जिसे आप प्योर प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास, परसेंटेज में हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, टाइम में हो सकता है। चौथा फ्रैक्शन में हो सकता है, जिसे हम बोल देते हैं 1/5, 1/6, 1/6, 1/7। तो फेवरेबल एंड अनफेवरेबल फिगर के लिए ये वाला पॉइंट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, मैंने फिर बताया आपको 2 प्रकार की रेशियो होती हैं, जिसे डिवाइड कर दिया, रेशियोज टाइप्स बताई।
उन रेशियो टाइप में से हम पहली रेशियो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, लिक्विडिटी रेशियो, जिसे मैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के नाम से भी जानता हूं। तो आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा इसी पॉइंट पर रहेगा, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो थोड़ा सा इसी के बारे में और जान लेते हैं भाई। मैं रब कर देता हूं, प्लीज मेक द नोट्स बनाएंगे तो मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं, क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी, बने रहिए, अंत तक आपको पता लगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसका सोल्यूशन करना है। तो लिक्विडिटी रेशियो हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको, हम बात कर रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो की। अगर मैं बात करूं लिक्विडिटी रेशियो, अभी मैंने बताया आपको बैलेंस शीट रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है। इसका दूसरा नाम याद कर लीजिए भाई, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। क्यों चाहिए सर? अभी बता ही दिया कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जानने के लिए कि फर्म अपने छोटे मोटे सप्लायर को, क्रेडिटर को शॉर्ट टर्म लोन पेमेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। विद इन दी 1 ईयर की जो पेमेंट होती है, करंट लायबिलिटीज की पेमेंट टाइम टू टाइम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो किस लिए? जस्ट टू नो अबाउट दी एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस और नॉट, कि भाई ये जांचने के लिए कि ये अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, जो छोटे मोटी पेमेंट है, वो टाइम टू टाइम कर पाता है, ये नहीं कर पाता है। इसी को हम लिक्विडिटी रेशियो के नाम से जानते हैं कि भाई क्रेडिटर ने मुझे माल दिया था, सप्लायर ने मुझे माल दिया था, मैंने उसे टाइम पर पैसे दे दिए, मैंने एक बैंक को ओवरड्राफ्ट करवाया हुआ था अपने नाम पर, मैंने उसे टाइम टू टाइम पेमेंट दे दिए, मेरे और आउटस्टैंडिंग खर्चे मैंने टाइम टू टाइम दे दिए, शॉर्ट टर्म पेमेंट्स टाइम टू टाइम जा रही हैं। तो इसमें से मुझे पता लगा शॉर्ट टर्म में 2 एस्पेक्ट निकल कर आए बैलेंस शीट में 2 ही एस्पेक्ट होते हैं, करंट एसेट। शॉर्ट टर्म से रिलेटेड हमारे पास 2 ही एस्पेक्ट हैं शॉर्ट टर्म, पहला करंट एसेट, दूसरा है करंट लायबिलिटी। तो इन्हीं के रिलेशन के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। रेडी हो जाइए भाइयों, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बताने वाला हूं करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज में, थोड़ा सा और जान लेते हैं दोस्त। तो पहली रेशियो निकल कर आ गई भाई करंट रेशियो। तो पहली रेशियो है मेरे पास करंट रेशियो। करंट रेशियो इज करंट एसेट बैलेंस शीट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं। करंट लायबिलिटीज, कई बार इसका स्टैंडर्ड नॉर्म पूछ लेता है, इसका स्टैंडर्ड नॉर्म पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड नॉर्म क्या होता है अभी बता देते हैं आपको। स्टैंडर्ड नॉर्म इज 2:1, माने कि जो आपकी करंट एसेट है एग्जैक्टली किसके डबल होनी चाहिए, करंट लायबिलिटीज के डबल होनी चाहिए। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड नॉर्म, इट मींस टू से योर करंट एसेट ऑलवेज वुड बी मोर देन करंट लायबिलिटीज बाय ट्वाइस, 2 बार से ज्यादा होनी चाहिए, 2:1 होनी चाहिए। तो हम मानते हैं कि हमारी जो पोजीशन है वह सेटिस्फैक्टरी है। इट मीन्स टू से आर करंट एसेट्स आर एग्जैक्टली डबल ऑफ द करंट लायबिलिटी, इट मीन्स सेटिस्फैक्टरी पोजीशन। और थोड़ा सा जो बी रेशियो है हमारे पास, लिक्विड रेशियो, कई बार इसको क्विक रेशियो के नाम से भी जानते हैं मेरे दोस्त। अभी हम और नोट्स बनाएंगे क्विक रेशियो। तो क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट एक ही बात है, मैं क्विक एसेट बोलूं या लिक्विड एसेट बोलूं, क्विक एसेट बोलूं या लिक्विड एसेट बोलूं, एक ही बात है, अपॉन करंट लायबिलिटी। तो सर इसका भी स्टैंडर्ड नॉर्म है क्या? हाँ, इसका भी स्टैंडर्ड नॉर्म है। तो इसका स्टैंडर्ड नॉर्म क्या है? इसका स्टैंडर्ड नॉर्म है 1:1। इट मीन्स टू से आर क्विक एसेट एग्जैक्टली इक्वल टू दी करंट लायबिलिटी। अगर ऐसा है, बराबर है या उससे ज्यादा है तो सेटिस्फैक्टरी पोजीशन है। 1:1 इज ऑल्सो सेटिस्फैक्टरी।
ज्यादा है तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब मेरे क्विक एसेट एग्जैक्टली इक्वल है या इक्वल से ज्यादा है तो मैं कहूंगा सेटिस्फैक्ट्री। अगर आपको कोई पूछ ले कि क्विक रेशियो का सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन क्या है तो आपने 1:1 बताना है। ठीक है माय डियर, अब आ जाते हैं, थोड़े से नोट्स बना लेते हैं। मुझे थोड़ा सा फार्मूले तो पता लग गए, अब मैं थोड़े से नोट्स बनवाना चाहता हूं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप थोड़े से नोट्स बना लेंगे तो थोड़ी सी हमें सुविधा हो जाएगी। देखेंगे क्या सुविधा होगी हमें। सबसे पहले मैंने बताया व्हाट करंट एसेट, तो व्हाट मीन बाय द करंट एसेट पहले तो हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या क्या आ जाता है। सर इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, मतलब कि क्या क्या आ जाएगा सर, हमारे पास कैश आ गया, बैंक बैलेंस आ गया, और हमारे पास क्या आ गए, ट्रेड रिसीवेबल आ गए। ठीक है जी, तो मैंने पहला एस्पेक्ट बता दिया आपको, क्या आ गया भाई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। दूसरा क्या ले लिया हमने, ट्रेड रिसीवेबल्स ले लिए। और तीसरा एस्पेक्ट क्या ले लिया हम लोगों ने, सर इन्वेंट्री ले लीजिए, मतलब कि स्टॉक ले लिया। ठीक है, और अदर करंट एसेट ले लेते हैं हमारे पास, जैसे कि आउटस्टैंडिंग इनकम्स आ गई। अदर अदर करंट एसेट प्रीपेड एक्सपेंस आ गए। तो मेरे पास क्या क्या निकल कर आ गया भाई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकल कर आ गया, ट्रेड रिसीवेबल आ गए, इन्वेंट्री आ गई, अदर करंट एसेट भी आ गए। तो इन्हें हम करंट एसेट के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा वापस रिकैप कर रहा हूं, और करंट लायबिलिटीज किसे बोलते हैं ये भी सब जानते हैं, आप सब पढ़े लिखे दोस्त हैं। तो क्या क्या आ गया सर, ट्रेड पेबल आ गया, सबसे पहले क्रेडिटर से आ गए, शॉर्ट टर्म लोन्स आ गए, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आ गए, शॉर्ट टर्म लोन्स आ गए, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आ गए, जिन्हें आप जानते हैं क्रेडिटर्स के नाम से, बिल्स पेबल के नाम से, है ना। ट्रेड पेबल को किस किस नाम से जानते हैं, इन्हीं की कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं लायबिलिटीज की। तो अभी बताया कि क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, एसेट्रा, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, और भी कोई हो सकता है जो कि मेरा करंट लायबिलिटी हो। तो यहीं से हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल से पहले एक छोटा सा नोट और बनाएंगे, आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं छोटा सा एक नोट और बनवाना चाहूंगा। अब मैं चाहता हूं कि आप ये जाने कि लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं। तो करंट एसेट को लिक्विड ऑर्डर में लगा दिया। लिक्विड ऑर्डर में क्या लगा दिया, लिक्विड ऑर्डर में कहते हैं भाई, तो क्विक एसेट, या मैं बोलूं लिक्विड एसेट, क्विक एसेट, या मैं बोलूंगा लिक्विड एसेट में तो क्या क्या ले लूंगा सर, कैश ले लीजिए एंड कैश इक्विवेलेंट ले लीजिए। सर इनको एक्सप्लेन करके बताओ। हाँ जी मेरे दोस्त, कैश आ गया, बैंक बैलेंस आ गया, एंड शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी आ गया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म मार्केटेबल, सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिख देता है कई बार इसका नाम, और कई बार मार्केटेबल सिक्योरिटी, एक ही बात है। तो मैंने ये लिख लिया। ट्रेड रिसीवेबल आ गए, ट्रेड रिसीवेबल, करंट लायबिलिटी खत्म हो गया भाई, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, ज़्यादा जानकारी हो तब भी दिमाग बितक जाता है। ट्रेड रिसीवेबल में हमारे पास डेटर्स आ गए, एंड बीआर आ गया दोस्त मेरे। और जान लेते हैं हमारे पास क्या आ गया, आउटस्टैंडिंग इनकम्स आ गए। तो ये मेरे पास सारे के सारे लिक्विड एसेट कहलाएंगे, या मैं कह सकता हूं वो एसेट जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, विद इन द 6 मंथ मेरे पास कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, उन्हीं को लिक्विड एसेट का दर्जा दे दिया, जो हाईली लिक्विड है। तो सर जो इन्वेंट्री है वो भी तो करंट एसेट में आता है, प्रीपेड एक्सपेंस, हाँ भाई, पर इन्वेंट्री हाईली लिक्विड में नहीं आता। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं करंट एसेट इक्वल टू, तो मेरे पास एक नोट निकल कर आ गया, क्विक एसेट तो आएंगे ही आएंगे, क्विक एसेट प्लस मैं क्या कर दूं,
सर इसमें इन्वेंट्री ऐड कर दी जाए, क्योंकि मैंने क्या क्या छोड़ दिया यहां पर, सर आपने इन्वेंट्री को छोड़ दिया और क्या छोड़ दिया, प्रीपेड एक्सपेंस को नहीं लिया। तो मैं कह सकता हूं नॉर्मली आपको प्रीपेड एक्सपेंस देखने को नहीं मिलता है, कम मिलता है, तो क्विक एसेट या लिक्विड एसेट कहेंगे, प्लस इन्वेंट्री एंड प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। प्लीज नोट्स बनाते रहिए और हमारा चैनल जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट एसेट इक्वल टू क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। तो भैया सर यहां से तो एक इक्वेशन निकल कर पता क्या आ गई, मेरे पास एक इक्वेशन ये भी निकल कर आ गई, क्विक एसेट यहीं पर है, तो अगर मैं बराबर में लेके जाऊंगा इन्वेंट्री तो क्या फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बन गया सर, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये भी मेरे पास एक फार्मूला निकल कर आ गया। तो दिस अबाउट दी क्विक एसेट। तो क्विक एसेट हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप सभी को समझ आया है, नोट्स बना लीजिए। अभी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे एग्जाम के, विद योर ड्यू परमिशन। देखते हैं कुछ क्वेश्चन, नहीं भी दोगे तभी मेरे दोस्त कर पाऊंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मैं रोकेगा ना भाई। चलो एक क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन क्या कहता है, लाइटिंग थोड़ी सी वाइट स्क्रीन से भैया थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है तो काम चला लेना, आपको समझ आएगा। मेरा ब्यूटीफुल चेहरा ना भी नजर आए पर क्वेश्चन जरूर समझ आएगा। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है करंट लाइबिलिटी दी हुई है मुझे, करंट लाइबिलिटी दी हुई है 5,60,000। ये एग्जाम में देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई। करंट रेशियो दी हुई है और लिक्विड रेशियो दी है, कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो हम डरते थोड़े हैं भाई, इन क्वेश्चंस में खास बात क्या है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इन क्वेश्चंस को बस आप जैसे ही लिखा हुआ है वैसे ही लिखते जाइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बस वैल्यूज जैसे बोलिए, अब करंट रेशियो बोलिए, तो करंट रेशियो का क्या फार्मूला होता है भाई, सर करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो मुझे क्या पता लगा भाई, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो सर ये तो दे रखा है, हाँ दे रखा है, उसे वैसे ही मैंने यही तो कहा, खास बात इनकी यही होती है, जैसे बोला वैसे लिखते जाइए। अब मैंने क्या देखा, मेरे पास करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है, कितनी है करंट लाइबिलिटी की वैल्यू, 560 है, 560 है। तो करंट लाइबिलिटी की वैल्यू मेरे पास 560 है, इक्वल टू 5/2 है। तो मेरे पास यहां से क्या आ गया सर, करंट एसेट की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई करंट एसेट की वैल्यू, अगर मैं देखूं कितनी आ गई सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 × 5 60 चला गया ऊपर, और नीचे 2 ही था, 2 वहीं का वहीं रहा। तो ये सॉल्व होकर मेरे पास आ गया तकरीबन 14 लाख। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 14 लाख आ जाएगा। ऐसे ही मैंने लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया, लिक्विड रेशियो। कोई भी शॉर्ट एब्रिविएशन आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी शॉर्ट एब्रिविएशन इस्तेमाल नहीं करेगा, करंट एसेट पूरा लिखेंगे, करंट लायबिलिटी पूरा लिखेंगे। तो फॉर्मूला बन गया क्विक रेशियो, क्विक रेशियो, हाँ सर बिल्कुल पूरा लिखें, मैं लिखूंगा बस शॉर्ट में भाई, मेरा काम नहीं चलेगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ आपने कहीं गाड़ी नहीं पकड़नी, आपने एग्जाम देना, आप पूरा लिखेंगे। करंट लायबिलिटी कितना था भाई, 560 था। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां से क्विक एसेट कितने आ गए सर, 2 × 560, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया मेरे पास 11,20,000। तो सर क्विक एसेट भी आ गए मेरे पास, क्विक एसेट भी निकल कर आ गए, और क्या निकल कर आ गया मेरे पास, यहां से करंट एसेट आ गए। पूछा क्या था स्टॉक, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया है कि करंट एसेट इक्वल टू क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री। तो मैं कह सकता हूं करंट एसेट पता लग गए 14 लाख है भाई, क्विक एसेट भी पता लग गए 11,20,000 है, बराबर में जाके माइनस हो जाएंगे, बराबर में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, इक्वल टू इन्वेंट्री। तो कितना आ गया सर, 2,80,000 आ गया। एक बात याद रखना है आपने, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं, क्विक एसेट और करंट एसेट में इन्वेंट्री का ही अंतर होता है। आई होप सबको क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, रेडी हो जाइए। एक और क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास क्या कहता है भाई क्वेश्चन,
क्वेश्चन कहता है मुझे सॉल्व कर दो, अभी सॉल्व करते हैं दोस्त इसको। कहता है टोटल एसिड दी हुई है मेरे पास 1 लाख और नॉन करंट एसिड दिए हुए हैं 50,000। निकालना करंट रेशियो है। करंट रेशियो का फार्मूला सभी को पता है सर, अभी बताया था आपने, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो टोटल एसेट दी हुई है भाई। टोटल एसेट का क्या मतलब होता है, मैंने कहा था बस आपको इस क्वेश्चन में वैल्यूज को पुट करते जाना और जहां इक्वेशन लेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, लेफ्ट दैट इक्वेशन, ऑटोमेटिकली आपके पास क्रोनोलॉजी बनती जाएगी इन क्वेश्चन में। तो करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट यही फॉर्मूला होता है, CA प्लस NCA। तो टोटल एसेट मेरे पास दिए हुए हैं 1 लाख 1 लाख 1 लाख। करंट एसेट मेरे पास दिए हुए हैं, निकालने हैं वो तो। नॉन करंट एसेट तो दिए भाई 50,000। यहां से क्या निकल कर आ गया सर, यहां से करंट एसेट की वैल्यू आ गई, यहां से करंट एसेट की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई भाई करंट एसेट की वैल्यू, बराबर में जाएगा तो माइनस हो गया, तो 50,000 की करंट एसेट की वैल्यू आ गई। तो मैंने ये तो पुट कर दिया। अब क्या चाहिए भाई, करंट लायबिलिटी। अगर आपको याद हो तो टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी भी होता है। मैं कह सकता हूं टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, है ना। टोटल एसेट किसके बराबर होता है, टोटल लायबिलिटी के। और टोटल लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, अगर हम बैलेंस शीट की शक्ल को देखें, बैलेंस शीट की शक्ल को देखें तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आता है शेयर होल्डर फंड्स पहले। अगर हमने बैलेंस शीट देखी है तो शेयर होल्डर फंड आता है, नॉन करंट लायबिलिटी आता है और करंट लायबिलिटी, और बैलेंस शीट फुस हो जाती है यहीं तक आते आते। देखो फुस हो गई बैलेंस शीट। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो ये आ गया मेरे पास क्या, टोटल लायबिलिटी। तो भाई टोटल लायबिलिटी तो दे रखी है 1 लाख, तो टोटल लायबिलिटी तो दे रखी है 1 लाख, बराबर में क्या है, शेयर होल्डर फंड भी दिया हुआ है 60,000। शेयर होल्डर फंड कह सकते हैं शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी भी दी हुई है 20,000। तो भाई मुझे पता लगा शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी यहां से निकल कर आ जाएगी, टोटल लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है। तो टोटल लायबिलिटी बराबर में गया तो माइनस 80,000 हो गया। तो कितना आ गया भाई करंट लायबिलिटी निकल कर, सर 20,000 आ गया। तो 20,000 पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा 2.5:1। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। एक और क्वेश्चन, तो मतलब 2 टाइप के हमारे पास रेशियो में क्वेश्चन आते हैं जब भी लिक्विडिटी रेशियोज आती हैं। सीधे स्टेट अवे जहां पर करंट रेशियो, करंट लायबिलिटी निकालनी है, हो सकता है आपको रेशियो दे देगा, आपसे स्टॉक निकलवा लेगा, हो सकता है आपसे करंट एसेट कैलकुलेट करवा लेगा, करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करवा लेगा, या हो सकता है सीधा करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो ही कैलकुलेट कराए। एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वो बोलता है भाई रेशियो इंप्रूव हुई है रेशियो, या फिर डिक्रीज हुई है रेशियो, रिड्यूस हुई है रेशियो, या वो रेशियो में कोई चेंज नहीं आया, जो इनसे रिलेटेड आता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इमेजिनरी फिगर के साथ क्वेश्चन को करें। जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, अभी मैं आपको करवाने वाला हूं, देखिए। जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं पहले। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है भाई कि आप इमेजिनरी फिगर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम में, मेरे पास रेशियो दी हुई है क्विक रेशियो 1:1, और कहता है बताइए कि हमारे किन हरकतों से मशीनरी खरीदने से, गुड्स को क्रेडिट पर खरीदने से, और फर्नीचर बेचने से, गुड्स बेचने से, और डिवेंचर को रिडीम करने से क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले तो रीजन भी बताने के लिए कह रहा है, तो रीजन भी बताएंगे हम, पूरा क्वेश्चन करके भी दिखाएंगे आपको। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मुझे पता है क्विक रेशियो का क्या फार्मूला है भाई। क्विक रेशियो का फार्मूला है मेरे पास क्विक एसेट, जिसे आप बोलते हैं लिक्विड एसेट, अपॉन करंट लायबिलिटी। मुझे ये तो पता लग गया कि क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यही मेरे पास फार्मूला है। अब दोनों की रेशियो दे रखी है, कितनी है, 1:1 है, मतलब कि 1/1 दे रखी है। तो मैं इमेजिन कर लेता हूं कि 1 लाख की ही 1:1 है, तो 1 लाख की ही क्विक एसेट हो गई,
और 1 लाख के ही। सर 1 लाख ही क्यों भाई, आपका दिल कर रहा है 50,000 अगर उसे कंसिडर करना है तो 50,000 ले लीजिए, किसी का दिल कर रहा है 20,000 कंसिडर करने का तो 20,000 ले लीजिए। भाई आप कुछ भी कंसिडर कर लीजिए जो आपको लगता है। अगर आपने 80 लेना है तो 80 ले लीजिए, मैंने तो 1 लाख ले लिया। अब बोलता है, कहता है कि परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। आप ही बताइए मशीनरी खरीदने से, पहला पॉइंट है मशीनरी खरीदने से, मशीनरी खरीदी तो आप ही बताइए क्या फर्क पड़ेगा। अभी इसका सॉल्यूशन आपको प्रॉपर रीजन के साथ दिखाता हूं। जैसे कि अब पहला पॉइंट है, कहता मशीनरी खरीद ली उसने, तो आप बताइए भाई मशीनरी खरीदने से क्या फर्क हुआ। सर हमारे पास तो क्विक एसेट थी, अभी हमने कंसिडर किया 1 लाख, करंट लायबिलिटी भी कितने थे 1 लाख। अगर मैं कोई मशीनरी खरीदूंगा, मशीनरी तो भाई क्या है, नॉन करंट एसेट है। क्या है, नॉन करंट एसेट है। मशीनरी तो आई पर नॉन करंट एसेट आई, पर कैश चला गया। मान लेते कि 10,000 रुपए की मशीनरी थी, तो कैश तो चला गया, कैश तो चला गया। कहने का मतलब क्विक एसेट कम हो गए, तो रीजन क्या लिखोगे, क्विक एसेट कम हो गए। करंट लायबिलिटी में तो कोई फर्क नहीं आया, मशीनरी खरीदने से कैश चला गया, करंट लायबिलिटी में तो कोई फर्क नहीं आया। बच्चे बोलते हैं सर मशीनरी भी तो आई है, भाई आई है पर क्विक एसेट का पार्ट है क्या मशीनरी। हाँ क्विक एसेट का पार्ट है क्या मशीनरी, हाँ यही पॉइंट है, क्विक एसेट का पार्ट नहीं होता मशीनरी। तो बस, तो हम रीजन क्या दे देंगे, क्विक एसेट रिड्यूस, क्विक एसेट विल डिक्रीज बट करंट लायबिलिटी विल रिमेन द सेम। करंट लायबिलिटी सेम रहेगी और मेरे पास क्विक एसेट कम हो जाएंगी, इसलिए रेशियो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, है ना। निकाल कर भी देख सकते हैं, तभी मैंने बोला जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप इमेजिनरी फिगर के साथ ही करें। वो आ गया 0.9, कितना आ गया भाई 0.9, 0.9 आ गया, ठीक है। अब मैंने अगला पॉइंट जैसे कि ले लिया, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीद लिया ऑन क्रेडिट, तो मुझे पता ही था भाई 1 लाख के ही क्विक एसेट थे, 1 लाख के ही करंट लायबिलिटी। आप ही बताइए गुड्स खरीदने से स्टॉक तो आया, पर स्टॉक इज नॉट द पार्ट ऑफ क्विक एसेट, क्योंकि इस एसेट का हिस्सा तो नहीं है, तो पर करंट लायबिलिटी तो इंक्रीज हो गई। ऑन क्रेडिट खरीदने से क्रेडिटर्स तो बढ़ गए, तो हुआ क्या सर, रेशियो भी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस हो जाएगी सर, करंट लायबिलिटी विल रिड्यूस बट क्विक एसेट विल रिमेन सेम। तो रीजन में यही बताना होता है कि क्विक एसेट में क्या बदलाव है, यही रीजन है। तो क्या है, क्विक एसेट विल रिमेन सेम और करंट लायबिलिटीज विल इंक्रीज। तो 1,10,000 हो गई मेरे पास, वो सेम रही तो ऑटोमेटिकली मेरे पास रेशियो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड वाला पॉइंट है जो मेरे पास, सेल ऑफ फर्नीचर एट कॉस्ट। तो आप ही बता दीजिए भाई फर्नीचर एट कॉस्ट पर बेचने से क्या फर्क आएगा। सर नॉन करंट एसेट है फर्नीचर, पहले तो नॉन करंट एसेट है। क्या है, नॉन करंट एसेट है हमारे पास, ये नॉन करंट एसेट है, तो ये तो कंफर्म है कि भैया लायबिलिटी में तो कोई फर्क नहीं आया। पर याद रखिए चाहे मैं नॉन करंट एसेट बेचूं चाहे करंट एसेट बेचूं, कैश तो आ गया ना, कैश तो आ गया। तो क्या हुआ, मान लेते हैं 10,000 रुपए का ही था, कुछ भी एग्जांपल लेनी है, कोई भी अमाउंट ले लीजिए, तो हुआ क्या, कैश तो आ गया, तो आंसर क्या हो गया सर, रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। अब देख लीजिए, आप निकाल कर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज ही नजर आएगी आपको। आप कैलकुलेट भी करेंगे ना मेरे दोस्त, तो ये रेशियो इंक्रीज ही नजर आएगी। तो बोलेंगे रेशियो क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। क्यों इंप्रूव हो गई, करंट एसेट विल इंक्रीज बट करंट लायबिलिटीज विल रिमेन दी सेम अमाउंट। तो अगला पॉइंट आ जाते हैं, सेल ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट। सेम, गुड्स चले गए, गुड्स इज नॉट द पार्ट ऑफ द करंट, क्विक एसेट का पार्ट नहीं होते, स्टॉक तो हमारा क्विक एसेट का पार्ट नहीं है, पर कैश तो आ गया, तो सेम आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्विक एसेट विल इंक्रीज। ये आप खुद सॉल्व करके देखिए। मैं लास्ट वाला पॉइंट बताता हूं आपको, इस पॉइंट पर डिबेट है, इस पॉइंट पर डिबेट बनी हुई है, तो बहुत सारी बुक्स अलग अलग आंसर दे रहे हैं इसका, पर अभी एज पर द सीबीएसई जो गाइडलाइंस है लेटेस्ट, हम उसी के अकॉर्डिंग इस पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, पहली बात तो ये समझिए कि डिवेंचर इज अ नॉन करंट लायबिलिटी, है ना। नॉन करंट लायबिलिटी अगर मैंने पे की, नॉन करंट लायबिलिटी मैंने अगर पे की, मान लेते 1-1 लाख था ना दोनों का अमाउंट, पर कैश तो चला गया, मान लेते हैं 20,000 पे कर दिया, कैश तो चला गया, तो रेशियो विल रिड्यूस। एक तो ये रीजन हो गया
कि भाई नॉन करंट लायबिलिटी पे करने से करंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस आया, यहां तो कोई डिफरेंस नहीं आया, तो आंसर क्या होगा, क्विक एसेट विल डिक्रीज बट करंट लायबिलिटीज विल रिमेन दी सेम। ये तो हमारा जो आज तक प्रचलन में सोल्यूशन चला आ रहा है, पर अभी किताबें कुछ इसका एक नया सोल्यूशन देने लगी है कि भाई जो डिवेंचर थे हम पे कर रहे थे, दीज डिवेंचर्स आर रीपेबल विद दी 12 मंथ, है ना। कई बच्चों ने मुझे ये पॉइंट बोला, तो मैंने उनको बोला ठीक है, ये किसी ऑथर की अपनी ऐसी मानना है तो हम उसको ही मान लेते हैं भाई, कि जो डिवेंचर पे किए गए हैं दीज वर पेबल विद इन दी 12 मंथ, ये 12 महीने के भीतर भीतर पेबल थे, इसलिए हुआ क्या, कैश तो गया ही गया, मान लेते हैं कैश तो गया कितना, उसने बोला डिवेंचर रिडीम्ड एट प्रीमियम, डिवेंचर रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो हुआ क्या, डिवेंचर रिडीम्ड एट प्रीमियम मान लेते हैं कि 20,000 के डिवेंचर थे और 10,000 का प्रीमियम था। उसी बच्चे के बारे में बात मान लेते हैं जिस बच्चे ने ये वाली एग्जांपल दी, ठीक है, जो किताब कह रही है ये भी बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है कि डिवेंचर को रिडीम किया तो नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी पे करने से करंट लायबिलिटी तो कोई फर्क नहीं आया, सीधा मैंने कहां से माइनस कर दिया भाई, मैंने माइनस कर दिया कैश में से, तो कैश तो क्या हुआ, कैश माइनस होने से क्विक एसेट कम हो गए। अगला पॉइंट, मैंने इसी पॉइंट को एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन बता रहा हूं। ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या कहता है कि डिवेंचर को रिडीम कर दिया, तो 20,000 के डिवेंचर थे, 10,000 का प्रीमियम, तो 30,000 कैश चला गया, जो डिवेंचर पेएबल थे वो तो 20,000 के ही थे, तो हुआ क्या, तो यहां से रेशियो, कई लोग मुझे कहते हैं कि सर ये वाला आंसर बताओ, यहां से भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर विल रिड्यूस ही होगा, रिड्यूस हो गया, तो हुआ क्या, योर करंट एसेट, योर क्विक एसेट, सॉरी क्विक एसेट विल रिड्यूस मोर बाय दी करंट लायबिलिटी, तो ये इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली अभी इसके ऊपर संशय बना हुआ है, पर कुछ किताबें इसका सॉल्यूशन ये दे रही हैं, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सभी को समझ आया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो के साथ, पूरा एक लेक्चर जिसमें पूरे पास क्वेश्चंस भी कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।